हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको यूपी पीईटी 2021 का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन बाद यूपी पेट का एग्जाम होने वाला है, तो उस हिसाब से ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे: शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। इनको काल के अनुसार अरेंज करना है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि शेर शाह सूरी का कार्यकाल 1540 से लेकर के 1545 तक रहा। अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से लेकर के 1316 तक रहा। और इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से लेकर के 1236 तक रहा। तो इस कार्यकाल के अनुसार इसको हम अरेंज करेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे आएगा इल्तुतमिश, नंबर दो पे आएगा अलाउद्दीन खिलजी, नंबर तीन पे आएगा शेर शाह सूरी और नंबर चार पे आएगा अकबर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन है आपके तुकाराम, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य। तो इनमें से शिवाजी के समकालीन थे संत तुकाराम। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। कभी आपसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लेगा, कभी आपसे बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा। तो आपको इसका अंतर आपको स्पष्ट रखना पड़ेगा कि हमें क्या पूछ रहा है, क्या आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से लेकर के 1785 तक था। ठीक है, 1772 से लेकर 1785 तक। अगर यही क्वेश्चन में जनरल आपको हटा दे, बस ये पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता किससे संबंधित है। ऑप्शंस है आपके राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला और गणित। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। पहला है 261 बीसी कलिंग युद्ध, ये तो सही है। सेकेंड ऑप्शन है 78 एडी शक संवत की शुरुआत, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है 622 एडी मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है 1709 एडी औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। दोस्तों, अब थोड़ा सा भी इसमें से दिमाग लाएंगे हल्का सा, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मुगल काल है 1526 से लेकर के 1707 तक था। ठीक है, 1526 से लेकर के 1707 तक। तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि जो ये बाबर से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य और जाकर ये औरंगजेब पे खत्म हो गया। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई होगी। तो उस हिसाब से हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष रहने वाले कौन है। तो उसमें भी दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। ये कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई। दोस्तों, आपको पता है कि 1916 के आसपास 2 लोगों ने होम रूल लीग की शुरुआत अलग अलग स्थानों से की। उनमें से दोनों लोग जो उनका नाम आता है, एक थे एनी बेसेंट और एक थे लोकमान बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों लोगों ने अलग अलग स्थानों से होम रूल लीग की स्थापना की या शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है, ए का थर्ड। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की।
आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। तो कभी कभी इससे इसका ईयर भी पूछता है कब इसकी स्थापना हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की और 1828 में की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की और 1897 में की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की और 1875 में की। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की और 1873 में किया। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने दिया। अब क्वेश्चन ये पूछता है कब दिया, तो उन्होंने 1942 में दिया। अब ये भी पूछ सकता है कभी कभार क्वेश्चन की किस आंदोलन में दिया, तो आपको ध्यान रखना है भारत छोड़ो। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, उसी आंदोलन के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर ध्यान देना है। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। दोस्तों, इस क्वेश्चन के पीछे एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं कि 1939 के त्रिपुरी कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था, इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद का चुनाव हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस विजय हुए थे, लेकिन इनका गांधी जी के साथ कुछ विवाद हो गया था, तो इसके चलते इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उस केस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो चुनाव हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस के सामने कौन खड़ा था, कौन चुनाव लड़ रहा था, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि पट्टाभी सीतारमैया, ये उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ये हार गए। लेकिन जब बोस ने इस्तीफा दे दिया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट चलेंगे, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पे स्थित है। दोस्तों, सलाल पन बिजली परियोजना चिनाव नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसंत विषु कब होता है। तो दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन दो तरह क्वेश्चन पूछते हैं, एक बसंत विषु पूछता है, एक शरद विषु पूछता है। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन के बारे में यहां बताऊंगा। बसंत विषु होता है 21 मार्च को, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एक आपका शरद विषु। शरद विषु, तो शरद विषु जो आपको होता है वो 23 सितंबर को होता है, आपको ध्यान रखना है। बसंत विषु 21 मार्च को और शरद विषु 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो खेतड़ी एक जगह है राजस्थान में, जो कि तांबा के उत्पादन के लिए फेमस है। उस हिसाब से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जो खेतड़ी परियोजना है वह तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम कॉपर भी कहते हैं, कॉपर भी कहा जाता है इसको, तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा असम। काजीरंगा उद्यान असम में स्थित है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है। तो आपको ध्यान देना है कि एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा उद्यान फेमस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दो नदी तंत्र भारत में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक होता है हिमालयी नदी तंत्र, एक होता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। जो दक्षिण भारत की नदियां होती हैं मुख्य रूप से वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कावेरी नदी है ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा है, गोदावरी नदी भी है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा है। तो आपको यहाँ दो ऑप्शन बच गए, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों हिमालयी नदी तंत्र का हिस्सा है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, पहले आप बैंक दर की मीनिंग समझिए कि जिस दर पे आरबीआई भारत के अन्य वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है उसको बैंक दर कहते हैं। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन में देख सकते हैं
कि देश के केंद्रीय बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं, द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, जो देश का केंद्रीय बैंक यानी कि जो आरबीआई है, वो देश के अन्य वाणिज्यिक बैंकों से जो ब्याज लेता है, जिस दर से ब्याज लेता है, उसी को हम बैंक दर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले आप समझिए कि नगद कोषानुपात क्या होता है, जिसे हम सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों ये सीआरआर जो टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी भारत के बैंक हैं, उनको अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, उसी को हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। मतलब सभी बैंक को अपनी जमा पूंजी का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, उसे ही सीआरआर कहा जाता है। यदि आरबीआई सीआरआर को घटा दे तो साख सर्जन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। इसमें जो भी संसाधन होते हैं वो निजी क्षेत्र के अधीन रहते हैं। आपको ध्यान रखना, मेन यही अंतर बात है कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पे निजी क्षेत्र का ज्यादा अधिकार होता है। इस प्रकार की व्यवस्था मुख्य रूप से आप यूएसए का नाम आपने सुना, यूएसए में पाई जाती है। ठीक है, बाकी दो अन्य तरह की भी अर्थव्यवस्था है जिसमें समाजवादी है और मिश्रित है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में पाई जाती है, ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो दोस्तों 100 रुपए के नोट पे आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन एक पूछता है कि जो 1 रुपए का नोट होता है, इस पे किसका हस्ताक्षर होता है? आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के जो वित्त सचिव हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, तो 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, एडिशनल जानकारी है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों फेमा का पूर्ण रूप क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? दोस्तों आपको पता है कि 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें पूछ रहा है कि जो ये जन स्वास्थ्य और स्वच्छता है किस सूची में शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, नीति निर्देशक तत्व के या नन ऑफ दीज? तो आपको दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है या ग्राम पंचायत है, वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, अनुच्छेद 40। तो ये भी आपको पता होगा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हमारा 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, जो डीपीएसपी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उस हिसाब से 40 है इसके अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत, तत्वों के अंतर्गत आती है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है? दोस्तों आपको ध्यान देना है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसका संबंध अनुच्छेद 21 से है, अनुच्छेद 21A से है इसका संबंध। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इस अनुच्छेद को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 86 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा या प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो वो प्रस्तुत करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और पूछते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा कि उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया? तो प्रस्तुत किया आपका हो जाएगा ये 13 दिसंबर 1946 को। पहला तो क्वेश्चन ये पूछता है किसने रखा,
रखा भी तो कब प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946 को। और एक और पूछता है कि पारित कब हुआ, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, तो 22 जनवरी 1947। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको तीनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, और जो पारित हुआ ये 22 जनवरी 1947 को। आपको तीनों बातें ध्यान रखनी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित निहित है। दोस्तों, तो अल्पसंख्यकों की बात अनुच्छेद 29-30 में की गई है लगभग, उस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि जो ठोस में चालन होता है किसके थ्रू होता है, मतलब ठोस में जो इलेक्ट्रॉन जो धारा बहती है किसके थ्रू बहती है, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ठोस चालक में धारावाहक फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसके थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश वर्ग वर्ष किसके मापने की इकाई है। दोस्तों, जिसे हम लाइट ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी वैल्यू होती है 9.5 इंटू 10⁻15 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों बातें। क्या होता है प्रकाश वर्ष, ये भी पूछता है किसकी इकाई है, तो दूरी को मापने की इकाई है। नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, ये दूरी को मापने की इकाई है और इसकी वैल्यू होती है 9.5 इंटू 10⁻15 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर जिसका उपयोग हमें जल को साफ करने में हम करते हैं, जल को पीने योग्य बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम CaOCl2 भी कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये 18 कैरेट का पूछा है और प्रतिशत निकालना है, तो हम निकालने के लिए जो वैल्यू हमें पता करनी होती है वो, और टोटल वैल्यू नीचे, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। इसे हम कट आउट करेंगे, ये 3, ये 4 से 25 कट जाएगा तो आ जाएगा 75%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75%। क्वेश्चन नंबर 30। संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना होगा कि जो भी खट्टे फल हैं उनमें ज्यादातर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। एक और क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन सी की कमी से या खट्टे फलों में सेवन की कमी से कौन सा रोग पकड़ लेता है इंसानों में, तो आपको ध्यान रखना है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अब हम यहाँ से हमारा मैथ सेक्शन शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे हमें इस अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो इसे निकालने के लिए हम इस अननोन को अंडर रूट में x मान लेंगे। अंडर रूट x अपॉन 196 इक्वल टू 72 अपॉन 56। तो दोस्तों, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो अंडर रूट x इंटू 56 इक्वल टू, ये अंडर रूट 196 की वैल्यू हो जाएगी 14 इंटू 72। अंडर रूट एक्स इक्वल टू 14 इंटू 72 डिवाइड बाई 56। ये 4 टाइम्स कट जाएगा और ये कट जाएगा 18। तो अगर अंडर रूट एक्स की वैल्यू 18 आ गई तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 324। उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 32 देख रहे हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब के टर्म में है। जो नीचे वाली चीज है डिनोमिनेटर में, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में है। दोस्तों, आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको ध्यान दिला दे रहा हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो ये वाली चीज है इसको नीचे लाया जाएगा, तो जब इसको हम इसके नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में तो वैल्यू हमारी a प्लस बी बच जाएगी। उस हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 885
और b की वैल्यू है 115, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1000। इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 माइनस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को आपको 5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई √5 माइनस √3 अपान √5 माइनस √3। ये दोनों बराबर क्वांटिटी है तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में चेंज हो जाएगा। तो उस हिसाब से हो जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2√15, और ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज होगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा तो 2। तो हमारा जो आगे के प्रोसेस है 8 माइनस 2√15 डिवाइड बाई 2, तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारा 4 माइनस √5 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस √5 हमारा 4 माइनस √15 सॉरी 4 माइनस √15 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए हम इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, सबसे इजी मेथड आपके लिए वही रहेगा। तो मान लेंगे हम कि जो टीवी सेट का मूल्य क्या था, 100 था, उस पर 30% उसने दाम उसका घटा दिया तो कितना हो गया, 70 हो गया। अब 70 करने पे उसकी बिक्री 20% बढ़ी है, तो 70 का 20% क्या हो गया, 7 और 2 7 इंटू 2 14, तो 70 करने पे 20% बढ़ी, मतलब कितनी हो गई, 70 प्लस 14 84 हो गई। तो 100 की चीज है वह 84 में बिक रही है, तो उस हिसाब से उसको कितने का घाटा हो रहा है, 16, तो हमारा 16% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र है। तो दोस्तों चारों खिलाड़ियों की उम्र जो औसत उम्र है 18.5 है, तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 18.5 गुणे 4, तो ये हमारा आ जाएगा 74। अब ठीक है, अब कह रहा है कि जो कोच की उम्र को शामिल करने पे 20% औसत आयु में वृद्धि होती है। ठीक है, तो हम औसत आयु में 20% की वृद्धि करेंगे, 18.5 गुणे 120 बटे 100, तो ये हमारा कटाएंगे इसको, तो ये निकल के हमारा आ जाएगा 22.5। अब कोच की उम्र को शामिल करने के बाद जो हमारी औसत उम्र आ रही है वो 22.5 है, तो कोच की उम्र को शामिल करने के बाद जो कुल आयु होनी चाहिए वो 22.5 गुणे 5, 4 की जगह 5 होगा क्योंकि इसमें कोच भी शामिल है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 111। तो 4 खिलाड़ियों होने पर कुल उम्र थी 74, और कोच की उम्र को शामिल करने के बाद कुल उम्र हो गई 111। तो कोच की उम्र निकालने के लिए हम 111 में से 74 को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल का विलोम क्या है। दोस्तों अब हिंदी शुरू हो गया हमारा, इसमें विलोम पूछा है, तो एकल का विलोम होता है बहुल, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो दोस्तों दर्प दर्प का मतलब होता है अहंकार दिखाना, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, दर्प का पर्यायवाची हो जाएगा अहंकार। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, तो मन को हरने वाला अतः मनोहर, मतलब कि मनोहर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एक गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, इसका मतलब होता है कि कम चीज में, कम जगह में ज्यादा वस्तु को समाहित कर लेना, तो उस हिसाब से थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, महत्वाकांक्षा। दोस्तों यहाँ पे ये आप देख रहे हैं आगे कि ये इंग्लिश का पैसेज है, तो इंग्लिश का पैसेज के पे एक नया वीडियो में आपको, अलग वीडियो आपको बना दूंगा, उसमें आपको इसका सोल्यूशन दूंगा और इसके बारे में जानकारी दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 को हम कर लेते हैं, गिव साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची बताना है फेमस का, तो फेमस मतलब क्या होता है आप तो जानते ही होंगे, फेमस होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध
तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पॉपुलर, क्योंकि पॉपुलर मतलब भी क्या होता है? प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो अलग ऑप्शन है, एक ऑफुल है। ऑफुल मतलब क्या होता है? भद्दा। ठीक है। पुअर मतलब होता है गरीब, और स्टडी मतलब होता है लगातार। तो ये सब तो होंगे नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फेमस का सिनोनिम्स हो जाएगा पॉपुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंटोनिम्स बताना है, मतलब कि विलोम किसका? ट्रांसपेरेंट का। तो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकें। तो इसका आपको एंटोनिम्स क्या होगा? इसका अपोजिट ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ओपेक मतलब अपारदर्शी। ऑब्वियस मतलब जानते हैं कि स्पष्ट होता है। लिम्पिड मतलब भी स्पष्ट होता है। क्लियर मतलब भी एक तरह से स्पष्ट ही होता है। क्लियर होना, स्पष्ट होना। तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा अपारदर्शी, ओपेक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है, जिस तरह, वैसे नृ विज्ञानी का संबंध क्या होगा? किससे होगा? तो पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से होता है, तो वैसे ही नृ विज्ञानी का संबंध मानव से होगा, क्योंकि नृ का मतलब होता है मानव। ठीक है। इस हिसाब से आप रिलेट करके कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। उस शब्द का चयन चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। दोस्तों, ऑप्शन है आपके दही, मक्खन, तेल और पनीर। बाकी चीज आप देख रहे हैं कि ये भी दूध से संबंधित प्रोडक्ट है, मक्खन भी और पनीर भी। और यहाँ पे तेल है, वो अलग दिख रहा है। तो ये तेल बाकी चीजों से मतलब नहीं रखता, मेल नहीं रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, आपका रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो रहा है। किसी निश्चित कूट में ये आपको प्रोडक्शंस को ये लिखा जाता है, तो इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? ओके दोस्तों, तो आप समझ पा रहे हैं। इसे पी है तो पी का पहले क्यू किया है, फिर आर का क्यू कर दिया, उसके बाद ओ को पी किया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक बार ये +1 कर रहा है, दूसरे में -1 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, दूसरे में -1 कर रहा है। उस हिसाब से आप ओरिएंटेशन को ये PQZD ये लिख सकते हैं। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? अब रीता की ओर इशारा करके निखिल कह रहा है कि मैं उनके माँ का पुत्र का, तो जैसे रीता, ठीक है, रीता की माँ, ठीक है, उसकी माँ है। रीता की माँ के पुत्र मतलब कि इसका भाई, ठीक है, इसका भाई जो भी है, आप नाम एक्स दे सकते हैं। क्या इकलौता पुत्र है, मतलब कि इसका पुत्र होगा। ठीक है, ये है आपका निखिल। तो ये पूछ रहा है कि जो निखिल है, निखिल का रीता से क्या संबंध है? मतलब पापा की बहन, मतलब कि क्या? बुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी वर्ष में, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, किसी स्पेसिफिक मंथ में हमें सोमवार की संख्या बतानी है। तो अगर 25 अगस्त को गुरुवार है, तो 26 को शुक्रवार होगा, 27 को शनिवार होगा, 28 को रविवार होगा और 29 को सोमवार होगा। अगला 29 अगस्त को सोमवार होगा। उस हिसाब से हम उस महीने में अगस्त को काउंट कर लेते हैं। 29 अगस्त को सोमवार हुआ, फिर 7 दिन कम किया, 22 अगस्त को हुआ सोमवार, फिर 15 अगस्त को सोमवार, फिर 8 अगस्त को सोमवार और फिर 1 अगस्त को सोमवार। उस हिसाब से हम देख सकते हैं कुल मिला के 5 यहाँ पर सोमवार हमें मिल गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो दोस्तों, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस जियो। नेक्स्ट है बोल्ड परियोजना, बम्बू बेसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ये सूखे में बांस
को रोकने से संबंधित परियोजना है। इसका हाल ही में भारत के किस राज्य में इसे शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाना। ओके, नेक्स्ट चलेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिरीषा बांदला। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का क्या नाम है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित मलिक। सुमित मलिक पर 2 साल हेतु प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यू डाइज परियोजना को शुरू किया गया? तो दोस्तों यू डाइज परियोजना का संबंध हमारे शिक्षा मंत्रालय से है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे आगे। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सुपॉस भारत के किस न्यायालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? दोस्तों ये आपको तो मैप देख के स्पष्ट हो जाता होगा कि नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? दोस्तों तो कोस्टा रिका की राजधानी हो जाएगी सॉन जोस। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ जाता है कि विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों सार्क का सदस्य नहीं है म्यांमार। आपको ये ध्यान रखना है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। कुल सार्क में 8 है, अब इसको बढ़ा के 9 कर दिया गया है। 9 सदस्य इसमें शामिल हैं और इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं आपको पता है कि महाराष्ट्र में स्थित हैं और महाराष्ट्र में औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो दोस्तों ओणम तो बहुत ही फेमस त्योहार है, आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर बी, केरल का ये सांस्कृतिक उत्सव है। इसके अलावा तमिलनाडु का जो मुख्य उत्सव है आपको पता होना चाहिए, पोंगल। पोंगल ये तमिलनाडु का मुख्य उत्सव है। असम में आपको ध्यान है बिहू, असम का जो फेमस त्योहार है बिहू है। और ओणम के संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब ये कब जीते थे पुरस्कार? 1913 में। जो इनकी किताब थी या उपन्यास कह लिए गीतांजलि, गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो हिंदी का गद्यांश है, इसको मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हिंदी या इंग्लिश का पैसेज है और जो डीआई है उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें उसके क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
ऐसे ही और नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।